बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मंडे टू सैटरडे सुबह 7 बजे मैं मिलता हूं आप सभी से और 4 सवालों के साथ 40 बातें डिस्कस करता हूं। ऐसी 40 बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, रेलिवेंट हैं, ज़रूरी हैं, जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, जिनसे आपका रिवीजन हो रहा है और जिनसे आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। आपसे मैंने 60 से 70 मिनट मांगे हैं। 60 से 70 मिनट, एक सुबह 7 बजे 20 मिनट और शाम को 8 बजे 40 से 50 मिनट। अगर आप लगातार 2 ढाई महीने तक ये 60 से 70 मिनट मुझे दिए तो मेरा दावा है कि आप इंडियन पॉलिटी 100% सीखेंगे। ये सेशन अगर आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी करते हैं, आरओ मेंस की तैयारी करते हैं, अगर आप यूपीपीसीएस प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आरओ मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये सेशन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीओ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी राज्य की, और जहां पर इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो ये सत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला सवाल देखिए, आपका लिखा हुआ कि चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। यहाँ पर अन्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, ठीक है। अदर इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है। कैसे हटाया जाता है? पहला लिखा हुआ है मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, दूसरा लिखा हुआ है प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तीसरा लिखा हुआ है मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, और चौथा लिखा हुआ है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप जरा इस सवाल की व्याख्या समझिए मेरे भाई। आप जानते हैं कि भारत देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और लोकतंत्र का ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, यानी डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या मेरे भाई? स्वतंत्र एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव मीन्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दिस इज द फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र का एक लक्षण है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए किसी एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए जो इंडिपेंडेंटली वर्क करे, जो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे, स्वतंत्रता पूर्वक यानी इंडिपेंडेंटली वर्क करे और निष्पक्ष चुनाव कंडक्ट कराए। इसीलिए संविधान के माध्यम से इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है और बाई कॉन्स्टिट्यूशन उसे सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई है। इलेक्शन कमीशन हमारे भारत देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इससे संबंधित प्रोविजन यदि आप देखेंगे तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक इससे संबंधित प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। जितनी बातें मैं यहाँ पर बताता हूँ ये सब फैक्ट के रूप में आपके यहाँ पूछी जा सकती हैं, सब सवाल हैं। बस बार बार मैं ये नहीं कहता कि ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है, मुझे थोड़ा चीप लगता है। बाकी जितनी बातें बता रहे हैं सब सवालों के रूप में पूछी जाती हैं या पूछी जाएंगी, तो इसको ध्यान से सुना करिए। कहने का अर्थ यही है। इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है यानी बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक सीईसी होते हैं। सीईसी का मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसे आप सीईसी कहते हैं, ठीक है। दो अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें आप अन्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जानते हैं यानी अदर इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों। कि सीईसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ये +1 दो अन्य आयुक्त, ठीक है। ये तीन से मिलकर आपका इलेक्शन कमीशन यानी भारतीय निर्वाचन आयोग बनता है। भारत देश में राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराता है। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन छोड़कर लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है उसे राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से कुछ ट्रैप भी सवालों में लगाए जाते हैं। तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर क्या बनेगा? आपका निर्वाचन आयोग बनेगा। इनकी जो नियुक्ति होती है मेरे भाई, इनकी नियुक्ति बाई प्रेसिडेंट की जाती है यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। बाई प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और किसकी सलाह पर राष्ट्रपति ये नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति ये नियुक्ति करता है एक पैनल की सलाह पर, एक कमेटी, एक चयन समिति की सलाह पर नियुक्ति होती है। और उस चयन समिति में पीएम होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता होते हैं, और प्लस पीएम के द्वारा नॉमिनेटेड एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यानी पीएम के द्वारा नॉमिनेटेड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यानी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री प्लस एलओपी मतलब विपक्ष का नेता प्लस ताऊ यानी प्रधानमंत्री, इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों लोगों को मिलाकर एक सिलेक्शन कमेटी बन रही है, एक चयन समिति बन रही है। और इसी चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया? तो 2023 में एक नया कानून बना, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें अधिनियम, और उसी के तहत यह नई व्यवस्था की गई, ठीक है। चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल और मैक्सिमम एज होती है 65 साल। इन दोनों में से जो पहले आए,
ध्यान रखिएगा, इन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिला है। सीईसी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वैसे ही हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट को जज को। ध्यान रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वैसे ही हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। ठीक है। अन्य दोनों को राष्ट्रपति के द्वारा सीसी की सलाह पर। यहां क्या पूछ रहा है, अन्य की बात की जा रही है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य को हटाया जाता है। जबकि अगर बात सीसी की जाए तो इनको वैसे ही हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। भारत देश में क्या है, भारत देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी लिखित संविधान है, सबसे पहला स्टेटमेंट। दूसरा, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज इज एन इंडिकेटर ऑफ द रीजनल एस्पिरेशंस। पहले सबसे पहले ये एसर्शन रीजन के सवालों में सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये दोनों सही है या नहीं। सबसे पहले ये चेक किया जाता है, फिर उसके बाद ये चेक किया जाता है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं, यानी ये इसकी व्याख्या है या नहीं। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ क्योंकि लगा दो। यहाँ क्योंकि लगाने के बाद अगर ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रहा है, यहाँ क्योंकि लगाने के बाद अगर ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से जस्टिफाई हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि व्याख्या है। अगर नहीं जस्टिफाई हो रहा है तो इसका मतलब व्याख्या नहीं है। तो भारत देश में लिखित संविधान है क्या, सबसे पहला जी हाँ, इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी भारत देश में लिखित संविधान है। भारत एक संघीय व्यवस्था का देश है और संघीय व्यवस्था के देश में आप जानते हैं मेरे भाई कि केंद्र और राज्य दोनों रहते हैं। और जहां केंद्र और राज्य दोनों हैं, यानी जहां सेंटर और स्टेट दोनों हैं, केंद्र और राज्य जहां आपको दोनों नजर आएगा वहां लिख कर शक्तियों को बांटना जरूरी हो जाता है, नहीं तो विवाद होगा। और संघीय व्यवस्था में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है। एकात्मक व्यवस्था में रिटन अनरिटन दोनों चल सकता है, जैसे इंग्लैंड में यूनिटरी है और वहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा, क्षेत्रीय देखो अलग अलग रीजनल पार्टीज का डेवलपमेंट भारत देश में क्यों हुआ। आप जानते हैं कि भारत देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, यानी भारत देश में बहुदलीय लोकतंत्र है। और बहुदलीय लोकतंत्र में आप देखते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक से अधिक पार्टियां भारत देश में हैं। आप देखेंगे कि राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं। आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, समाजवादी पार्टी, कुछ अन्य पार्टियां भी अलग अलग राज्यों में आपको दिखाई पड़ती हैं। तो इन पार्टियों का उदय क्यों हुआ, क्षेत्रीय आकांक्षा है ना, क्षेत्र की अपनी अलग आकांक्षाएं होती हैं, अलग अपनी एस्पिरेशन होती हैं। तो ये क्षेत्र के विकास को लेकर, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर ही तो आवाज करते हैं, क्षेत्रीय विकास को लेकर ही तो ये लड़ते हैं, क्षेत्रीय विकास को लेकर ही तो चुनाव में जाते हैं, है ना। राष्ट्रीय हित को प्रायोरिटी न देते हुए ये क्षेत्रीय हित को प्रायोरिटी देते हैं। तो इनका उदय इसीलिए हुआ ना, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की वजह से ही क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होता है। तो शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, दोनों सही है, लेकिन ये इसका कारण है ये नहीं है। तो व्याख्या नहीं है मेरे भाई, एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसमें बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, यानी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। आप जानते हैं कि संसद में दो तरह की समितियां होती हैं। एक समिति होती है स्टैंडिंग कमेटी यानी अस्थाई समिति जिसका अस्थाई कार्यकाल होता है, और एक होती है तदर्थ समिति जो कि टेम्पोररी पीरियड की होती है। और अस्थाई समितियों में एक इंपॉर्टेंट समिति है आपकी लोक लेखा समिति, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति में से एक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो गठन हुआ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसका गठन 1921 में यानी 1921 में इसका गठन हुआ। लोक लेखा समिति यानी पीएसी एक ऐसी समिति है मेरे भाई जो कि अस्थाई समिति है। ठीक है, अस्थाई समिति है, इसका मतलब स्टैंडिंग कमेटी है। लोक लेखा समिति का एक फिक्स अस्थाई समिति है तो इसका मतलब इसका अस्थाई कार्यकाल होता होगा, है ना। अगर अस्थाई समिति है, स्टैंडिंग कमेटी है, तो अस्थाई कार्यकाल होगा। और अस्थाई कार्यकाल कितना होता है इसका, 1 साल का इसका फिक्स टेन्योर यानी अस्थाई कार्यकाल होता है।
लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य ये होता है कि सीएजी, जो कि भारत में अगर भारत सरकार 10 रुपए भी कहीं खर्च कर रही है तो सीएजी उसका ऑडिट करती है। क्या करती है? सीएजी उसका ऑडिट करती है, और सीएजी ऑडिट करके जो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती है, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर यानी पार्लियामेंट के पटल पर रखता है। तो प्रेस सीएजी उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है, तो ये सीएजी की रिपोर्ट को क्या करने का काम करती है? पीएसी सीएजी की रिपोर्ट को मेरे भाई एग्जामिन करती है। यानी सीएजी की रिपोर्ट को परीक्षण करने का काम, सीएजी की रिपोर्ट को एग्जामिन करने का काम पीएसी करती है। इसीलिए सीएजी को पीएसी का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड कहते हैं। सीएजी को पीएसी का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड इसीलिए कहा जाता है। पीएसी में यदि आप सदस्यों की बात करें तो पीएसी में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 आपके कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। ये 22 सदस्य में कोई मंत्री होता है क्या? नहीं, पीएसी में मंत्री नहीं होते हैं। ठीक है, सरकार के कार्यों पर परीक्षण करना है, मंत्री रख दोगे तो पक्षपाती हो जाएगी चीज़ें, तो मंत्री नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें अब मंत्री नहीं होते। 22 सदस्य, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से। कैसे आएंगे? तो राज्यसभा से 7 लोग चुने जाते हैं, इलेक्शन होता है, वैसे ही चुनाव होता है जैसे राष्ट्रपति का। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणी मत पद्धति द्वारा। लोकसभा से भी 15 लोग, वैसे ही चुनाव होता है जैसे राष्ट्रपति का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पीएसी का चेयरमैन कौन होंगे? तो इन्हीं 22 में से कोई एक पीएसी के अध्यक्ष होते हैं, और चेयरमैन को अपॉइंट स्पीकर करता है, यानी स्पीकर के द्वारा अध्यक्ष चयनित किए जा रहे हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इनको मनोनीत करेगा। पीएसी का चेयरमैन जनरली लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, यानी विपक्ष का जो नेता होता है वही सामान्यतः पीएसी का चेयरमैन होता है। हालांकि ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ये एक संसदीय परंपरा है कि जो विपक्ष का नेता होगा वही पीएसी का क्या होगा? चेयरमैन होगा। तो यहाँ पर इस बात को समझिए, संसद की जो ये लोक लेखा समिति है, संसद की लोक लेखा समिति में पूछा जा रहा है पब्लिक अकाउंट कमेटी में चेयरमैन को कौन अपॉइंट कर रहा है? तो वो है क्या? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। हाँ, अगला सवाल आपका मिलान से संबंधित है। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपके यहाँ कि मिलाइए, है ना, कौन सा किससे रिलेटेड है, ये आपको मिलाना है, मिलान करना है। ठीक है, ये सवाल हर विषय में पूछे जाते हैं। इसका देखो, दो सवालों का मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक मिलान के सवाल, एक एसर्शन रीजन के सवाल। हमेशा ध्यान रखें इस बात का। ये जो कथन कारण के सवाल होते हैं एसर्शन रीजन के, और दूसरा जो आपका ये मिलान का सवाल होता है, इनको आप प्रीवियस ईयर का जो घटना चक्र आती है उसको उठाइए, उससे फोटो खींच लीजिए, हर सवाल की फोटो खींच के उसको पीडीएफ बना लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, और जब एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये तरीका है, गलत नहीं होगा, मेरा दावा है ये। और उसी के आसपास वहीं से प्रेरित होकर सवाल आते हैं, तो ऐसा करिएगा ज़रूर। ठीक है, हाँ, और जब पीडीएफ बनाइएगा तो मुझे भी भेज दीजिएगा टेलीग्राम पे। ठीक, तो मैं उसको डिस्कस भी करा दूंगा, टाइप कर करा के, तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो सोच रहे हो कि देखो अपना काम करा रहे हैं। तो इधर आते हैं, आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324। ये क्या है? ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। इसका काम है भारत देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी है, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, सीएसी प्लस 2 अन्य से मिलकर बनता है। ठीक है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 315, 315 पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी 315 के तहत एक संघ लोक सेवा आयोग है, एक यूपीएससी है जो कि सदस्य और अध्यक्ष से मिलकर बनता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जिसका काम केंद्र में निष्पक्ष भर्ती, केंद्र के लिए निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट कराना है। और इसी 315 के तहत एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग भी है, जो कि अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर बनता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और जिसका काम राज्यों में बड़ी भर्तियों को कंडक्ट कराना है। ठीक है, लोक सेवा आयोग हमारे भारत देश में एक भर्ती अधिकरण है ना, जिसका काम है निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट कराना। ठीक, क्योंकि लोकतंत्र में प्रशासन के लिए भी योग्य लोग होने चाहिए। आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता पहुंच जाएगा शासन की नीतियों को लागू कराने के लिए, तो क्या लागू कराएगा? योग्य लोगों के लिए भर्ती निष्पक्ष होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए।
280 में फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन एक ऐसा निकाय है जो कि केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण की सिफारिश करता है। फाइनेंस कमीशन में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 338 में आपका राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये भी एक संवैधानिक निकाय है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। इलेक्शन कमीशन 324, लोक सेवा आयोग 315, फाइनेंस कमीशन 280, अनुसूचित जाति आयोग, ठीक, अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की जाएगी 338A, पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की जाएगी 338B, ठीक है। ये तीनों आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य मिलकर बनते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सामान्यतः कार्यकाल 3 साल होता है इसमें। तो आई होप आपने ये चारों सवाल एंजॉय किए होंगे। ध्यान रखिए मेरे भाई, ये देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप जुड़ जाइए। कोर्स वोर्स खरीदने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इस समय यदि आप किसी कोर्स में इनरोल करते हैं तो आपके लिए ऑफ़र भी चल रहा है, गणतंत्र दिवस वाला ऑफ़र वही बढ़ गया है। और अप टू 77% का डिस्काउंट हमारे यहाँ पीसीएस के कोर्सेज पे चल रहा है, ठीक है। यानी पढ़ाई को और आसान बनाइए हमारे साथ जुड़कर। और ये जो है सेल, ये 31 तक है, ठीक है, 31 तक, जिसमें आपको अप टू 77% का डिस्काउंट मिल रहा है। हमारे यहाँ का जो सबसे पॉपुलर बैच है वो है आरंभ। आरंभ इसमें 18.0 चल रहा है, जिसमें पॉलिटी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। आरंभ 18.0 एक ऐसा बैच है जिसमें कंप्लीट प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपको कराई जाती है। प्री मेंस के लिए पूरा पढ़ाया जाता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री रहता है। आरंभ में 2 तरह के बैच होते हैं, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, और प्लेटिनम में सिलेबस तो पढ़ाया ही जाता है, किताबें भी दी जाती हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ाई जाती है। प्री के लिए अलग से पढ़ाया जाता है, मेंस के लिए अलग से पढ़ाया जाता है, प्री मेंस दोनों एक साथ अलग से पढ़ाया जाता है, और 4 साल की वैलिडिटी होती है। तो कंप्लीट अप्रोच के लिए आप प्लेटिनम में इनरोल कर सकते हैं भाई। प्लेटिनम में यदि आप इनरोल करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जाइए आप स्टडी आईक्यू के साथ, स्टडी आईक्यू क्लिक करिए गूगल पर। फिर स्टडी आईक्यू आपने गूगल पे क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पर www.studyIQ.com पर जाना है। पॉपुलर कोर्सेज में स्टेट पीसीएस पे क्लिक करना है। आरंभ 18.0 पे क्लिक करिए। आरंभ 18.0 पे जब आप क्लिक करेंगे तो गोल्ड और प्लेटिनम दोनों ये फीचर यहाँ पढ़िए, डाउनलोड करके ऑन फीचर जानिए। 9289996923 नोट कर लीजिए, 9289996923। इस पर कॉल करके आप अपनी सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। मेरा नाम बता के पूरी काउंसलिंग लीजिए आप, और बैचेज में एनरोल करिए। लेकिन एक कोड लगाना मत भूलिएगा इनरोल करने के दौरान, और वो कोड है आपका मेरे भाई VL लाइव। इसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना। नमस्कार।